हेलो, मैं डॉक्टर राजेंद्र बिश्नोई जूलॉजी के थर्ड पेपर के बारे में यानी एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ मैंने कल नोट्स शेयर किए थे, आप लोगों से मिले होंगे, आपने देखे होंगे। उसमें इकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में वो नोट्स थे। आज अपने करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरणीय कारक। वातावरण को प्रभावित करने वाले कई प्रकार के कारक होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से दो तरह के हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक अर्थात जो जीवित नहीं है, अजीवित, और बायोटिक जो जीवित हैं वो। तो एबायोटिक फैक्टर भी दो तरह के होते हैं, फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर। फिजिकल भौतिक कारक जिसको कहते हैं अपने, और केमिकल जो रासायनिक कारक होते हैं। तो भौतिक कारक में मुख्य रूप से है टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, करंट एंड प्रेशर। ये मेन रूप से जो फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं। सबसे पहले लेते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक मेन इकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि सभी टोटल जो जीव हैं उनको प्रभावित करता है। ये जीव की हर एक गतिविधि को ये प्रभावित करता है, तो इसलिए एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। प्रत्येक जो जीव होता है, प्रत्येक उसका एक टेम्परेचर को सहन करने की एक लिमिट होती है उसकी, जिसको अपने उसकी सीमा या परिसर होता है उसे, जिसमें वह समस्त एक्टिविटीज़ को जो है वो सुचारू रूप से या उस टेम्परेचर पर वो एक उस लिमिट जो सीमा होती है जो टेम्परेचर की, उस सीमा में वो समस्त एक्टिविटीज़ को सुचारू रूप से या दक्षतापूर्वक संपन्न करता है। तो इस प्रकार का जो लिमिट है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है, अनुकूलतम तापक्रम। तो ये लिमिट जनरली 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 48 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ये इसलिए होती है कि जीव जो है उसमें एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स जीव की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो सारी एंजाइम्स के द्वारा नियंत्रित होती है, और एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ जो है इस टेम्परेचर पे यानी 10 डिग्री से 48 डिग्री के बीच एंजाइम एक्टिविटी जो है वो सबसे अच्छी होती है। इसलिए ये जो टेम्परेचर है इस पर जीव की समस्त क्रियाएं जो है वो अच्छी तरह से पूर्ण होती है। टेम्परेचर से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, जिसमें जैसे मिनिमम इफ़ेक्टिव टेम्परेचर। मिनिमम इफ़ेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है कि सबसे कम तापक्रम यानी वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर प्राणी अनिश्चित काल तक सक्रिय अवस्था में रह सकता है, लंबे समय तक वो एक अपने आप को सक्रिय अवस्था में रख सकता है, वो जो कम से कम तापक्रम है वो मिनिमम इफ़ेक्टिव टेम्परेचर कहलाता है। इस टेम्परेचर से नीचे प्राणी जो है वो निष्क्रियता की स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे चिल कोमा कहते हैं, द्रुत शीतलन कोमा। इसी प्रकार से अधिकतम प्रभावी तापक्रम यानी मैक्सिमम इफ़ेक्टिव टेम्परेचर, वह अधिकतम तापक्रम है जिस पर प्राणी अनिश्चित काल तक सक्रिय अवस्था में रह सकता है। अधिकतम प्रभावी तापक्रम यानी मैक्सिमम इफ़ेक्टिव टेम्परेचर कहलाता है। इससे अधिक तापक्रम पर प्राणी ऊष्मा कोमा यानी हीट कोमा के अंदर चला जाता है। इस प्रकार से यूरीथर्मल वे प्राणी जो होते हैं जो कि टेम्परेचर के एक लंबे लिमिट को सहन कर सकते हैं, जैसे अधिकतर मैमल्स जो हैं, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, कि ये एक टेम्परेचर की जो एक बड़ी लिमिट होती है, एक लंबी लिमिट होती है, उसको यानी टेम्परेचर में अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है तो इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह के जो प्राणी होते हैं वो यूरीथर्मल कहलाते हैं। स्टेनोथर्मल वे प्राणी होते हैं जो तापक्रम के छोटे परिसर को सहन नहीं कर पाते हैं,
यानी छोटे से प्रेशर के में ही वो लिमिट जो है उनकी जो वो बहुत कम होती है, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आते ही वो प्राणी उसमें संघर्ष करने लग जाता है। जैसे अधिकतर जो फिशेज है या कुछ रेप्टाइल्स है या कई तरह के कोरल्स हैं या मोलस्कस है, इसमें कई तरह के प्राणी जो है वो आते हैं। अब आते हैं हम कि टेम्परेचर का प्रभाव क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो पहला आता है टेम्परेचर का प्रभाव उपापचय क्रियाओं पर यानी मेटाबॉलिज्म पर। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म पर टेम्परेचर का प्रभाव क्या होता है। मेटाबॉलिज्म पर टेम्परेचर का सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो सारी एंजाइम से संबंधित होती है, एंजाइम से जुड़ी होती है। तो एंजाइम की एक्टिविटी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यानी 10 डिग्री से आगे बढ़ाते जाते हैं टेम्परेचर, तो एंजाइम एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती है, 48 डिग्री तक इसकी एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ती जाती है। जैसा कि एक अपने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये इस डायग्राम से बताया गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है इसकी एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती है, और एक पीक होती है, उसके बाद टेम्परेचर जो है वो उस टेम्परेचर पे जा कर के ये रुक जाती है, और उसके बाद ये धीरे धीरे इसकी एक्टिविटीज़ कम होती जाती है। दूसरा आता है इफ़ेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जीवधारियों का विकास और वृद्धि पर भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने नाम सुना होगा ना, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई जो एक कीट होता है साधारण, इसमें आपको बारिश में बरसात की ऋतु में आपको दिखाई दे जाता है। तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो इसका जीवन चक्र जो है वो जो गर्म मौसम है उसमें 1 साल में पूरा हो जाता है, जबकि अगर ठंडे प्रदेशों में इसका जीवन चक्र जो है वो 2 साल में पूरा होता है। अर्थात कि टेम्परेचर जो है इसके जीवन चक्र को प्रभावित करता है। इस प्रकार से आपने नाम सुना होगा ट्राउट फिश। ट्राउट फिश को अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर इसको रखें तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की तुलना में ये लगभग 4 गुना तेज़ी से वृद्धि कर जाते हैं। तो टेम्परेचर का प्रभाव जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट पर पड़ता है। तीसरा है इफ़ेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। अलग अलग जीव जातियों के जो जन्नाणु यानी स्पर्म्स और ओवा जो है उनकी मैच्योरिटी जो है वो एक निश्चित तापक्रम पर होती है। इसी कारण विभिन्न जातियों के अलग अलग मौसम में प्रजनन होता है। प्रजनन ऋतु अलग अलग होती है, वो इसलिए कि उनमें ओवा और स्पर्म का मैचुरेशन जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पर होता है। तो टेम्परेचर जो है वो रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है। इस प्रकार से इफ़ेक्ट ऑन सेक्स रेशो, जो लैंगिक अनुपात है वो भी टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होता है। कुछ जंतुओं में ताप का प्रभाव सेक्स रेशो पर पड़ता है, जैसे आप क्रस्टेशिया के अंदर डेफनिया और साइक्लोप्स सुने होंगे। तो डेफनिया और साइक्लोप्स साधारण ताप पर पार्थेनोजेनेसिस से केवल मादा संतति उत्पन्न करते हैं, परंतु ताप बढ़ाने पर लैंगिक प्रजनन से नर व मादा दोनों प्रकार की संतति उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से सेक्स रेशो जो है वो परिवर्तित हो जाता है। इफ़ेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। जीव जंतुओं के भौगोलिक वितरण पर ताप का प्रभाव स्पष्ट पड़ता है। जैसे अटलांटिक लोबस्टर 0 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा पहले कोरल जो होते हैं वो 21 डिग्री से कम ताप वाले समुद्रों में जीवित नहीं रहते। तो टेम्परेचर जो है वो एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रभावित करता है। इफ़ेक्ट ऑन माइग्रेशन, जीवों के माइग्रेशन पर भी टेम्परेचर प्रभावित करता है। जैसे साइबेरिया आदि ठंडे देशों में जाड़े यानी सर्दियों के
आगमन के साथ ही चिड़ियों के झुंड गर्म प्रदेशों की ओर चल देते हैं और इन प्रदेशों में गर्मी बढ़ने पर वापस ठंडे प्रदेशों की ओर चले जाते हैं। तो माइग्रेशन भी टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होता है। तो ये तो थे टेम्परेचर से संबंधित। अब आते हैं दूसरा फैक्टर है लाइट। तो लाइट भी टेम्परेचर की भांति एक अति महत्वपूर्ण भौतिक कारक या फिजिकल फैक्टर है। सभी जीवधारी जो है वो इससे प्रभावित होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हों, वो लाइट के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो इस कुछ जो प्रभाव हैं इसके अपन देखते हैं। प्रकाश का उपापचय यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर प्रभाव। पौधों में भोजन निर्माण की उपापचय क्रियाओं के लिए प्रकाश एक आवश्यक कारक है। इसी प्रकार जंतुओं में प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर विभिन्न एंजाइम्स की क्रिया तेजी से बढ़ती है और लवणों की घुलनशीलता भी बढ़ जाती है। प्रकाश का जंतुओं के रंगों और शरीर रचना पर प्रभाव। भूमंडल के विभिन्न भूभागों में प्रकाश की तीव्रता की भिन्नता के कारण जंतुओं के रंगों में भिन्नता आ जाती है। गुफाओं के जंतुओं में प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण उनकी त्वचा रंगहीन हो जाती है और आंखें भी लगभग निष्क्रिय हो जाती है। प्रकाश का ग्रोथ और डेवलपमेंट पर प्रभाव। सामन फिश जो होती है उसका लार्वा प्रकाश में तेज़ी से वृद्धि करता है, परंतु अंधेरे या कम प्रकाश में इसकी विकास रुक जाता है और मृत्यु दर इसकी बढ़ जाती है। इसी प्रकार प्रकाश का प्रभाव लोकोमोशन पर भी पड़ता है। जंतुओं के चलने फिरने की क्रिया पर प्रकाश के प्रभाव को प्रकाश गतिक्रम यानी फोटोकाइनेसिस का कहते हैं। यह प्रभाव विशेषकर छोटे जंतुओं पर अधिक होता है। साधारणतः प्रकाश किरणें जीव द्रव्य में उत्तेजना, क्रियाशीलता और ताप बढ़ा देती है, परंतु अल्ट्रावायलेट रेज से जीवधारियों के डीएनए में म्यूटेशन भी संभव है। तीसरा फैक्टर आता है वाटर, जल। जल एक अति महत्वपूर्ण कारक है, फैक्टर है। जल के बिना जीवन नहीं है, इसीलिए कहा गया है। जीव द्रव्य का लगभग 75 से 90% भाग जो है वो जल होता है। इसी प्रकार पृथ्वी पर लगभग 73% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। जल जो है जीवधारियों की विभिन्न क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना जल के जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। जंतुओं का सबसे बड़ा प्राकृतिक निवास जल में है, चाहे वो मैराइन वाटर हो चाहे फ्रेश वाटर हो। तो एक बहुत बड़ा भाग जो है वो जंतुओं का वो जल के अंदर है। खाद्य पदार्थ, खनिज और विभिन्न गैसें जल में घुलकर ही जीव द्रव्य में प्रविष्ट होती है। विभिन्न अंगों में आवश्यक तत्वों का ट्रांसपोर्ट जल के द्वारा होता है। जंतुओं का भौगोलिक वितरण भी जल से प्रभावित। कुछ स्थलीय जंतु पर्याप्त जल में ही प्रजनन, विकास और वृद्धि करते हैं। तो जल एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में काम करता है। तो ये आज अपना इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे अपने बाकी जो फैक्टर्स हैं